नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक आपके साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दो तरफा वार है। रमन सिंह पर निशाना साधा, साथ ही साथ बीजेपी सांसदों पर भी हमला किया है। ये जुबानी जंग से बढ़कर है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को प्रमुखता से कहा है कि रमन सिंह का करियर अब लगता है कि अंधकार में आ चुका है। पूरी ताकत लगाए, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरी ताकत लगाई रमन सिंह और बीजेपी ने, उसके बावजूद भी खैरागढ़ नहीं जीत पाए। आगे इस बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के सांसद क्यों केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ का पैसा नहीं मांगते। छत्तीसगढ़ की तमाम विकास की जो योजनाएं चल रही हैं वो प्रभावित हो रही हैं। ऐसे तमाम बात भी कही है, साथ ही साथ निशाना भी साधा है। दो अलग अलग बयान जरूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो फोकस है वो पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है कि अब वो अटैकिंग मोड में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। और चलिए अब हम सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा बीजेपी सांसदों के लिए, और क्या कुछ कहा खैरागढ़ जीतने के बाद, और किस तरह से वार किया है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर। सिलसिलेवार आपको सुनवा देते हैं। देखिए, इनकी तो बोलती बंद है। एक बार भी छत्तीसगढ़ के हित में केंद्र सरकार के सामने उनका हक रखना, वो समझते हैं कि इससे विरोध होगा, जबकि छत्तीसगढ़ के हित में उनको बात रखनी चाहिए और कभी नहीं रखते। भाई 11,000 करोड़ रुपया हमारे CRPF जहाँ पदस्थ हैं उसके पैसा काट लिए हमारे हिस्से का। 13,000 करोड़ हमारे सेंट्रल एक्साइज का कटा है। GST अभी जून में ख़त्म हो जाएगा, जो कंपनसेशन मिलता था 5,000 करोड़ का, वो नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4,000 करोड़ से अधिक राशि तो कोयले में रॉयल्टी में जो पेनल्टी लगा था उसका पैसा है। फिर राज्य के को मिलता तो निश्चित रूप से राज्य के विकास में ये बड़ा हिस्सा होता, लेकिन चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसलिए सांसद भी उनके हैं, इसलिए चुप रहते हैं। उसके लिए अलार्मिंग है, क्योंकि अब उसका भविष्य, क्योंकि उसको अपनी मातृभूमि बोला था खैरागढ़ को, और वहाँ बुरी तरह से पराजित हो गए और पूरी ताकत वो झोंके थे। मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री को लाए, 2 केंद्रीय मंत्रियों को भी लाए, पूरे प्रदेश भर के नेता वहाँ जुटे और सबसे बुरी हार हारे खैरागढ़ में। तो निश्चित रूप से उसके राजनीतिक भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। जिला बनाने से ही यदि विधानसभा चुनाव जीतते तो रमन सिंह तो 9 जिला बनाए, उसमें केवल मुंगेली भर जीते थे और तो सब हार गए थे। एक कारण हो सकता है। तो बयानों को सुना आपने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से रमन सिंह जी के लिए कह रहे हैं फाइनल कॉल, साथ ही साथ राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने बात कही है। बीजेपी सांसदों पर भी निशाना साधा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है अमित जी का। अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। PC रथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अमित श्रीवास्तव जी आपसे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो लोग सुनते हैं और लगातार वो जिस तरह के बयान देते हैं, लेकिन अब जो उन्होंने बात कही है वो बिल्कुल अटैकिंग मोड में एक तरह से नजर आ रही है। जी अमित जी। विवेक जी, अटैकिंग की बात नहीं है। जिस प्रकार से आप देखिए लगातार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 9 हमारे लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के 2 सांसद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 14 विधायक हैं। ऐसी क्या विडंबना है कि विरोध के लिए, वो विरोध करने के लिए हम पे तो आवाज उठाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार करता है, चाहे जिस प्रकार से अभी आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने जो सारा ब्यौरा रखा, चाहे वो कोयले की रॉयल्टी का हो, GST का पैसा हो, चाहे और दीगर जो हो, चाहे फिर उसका चावल की बात हो, चाहे बारदाने की बात हो, खाद की बात हो, लगातार एक सौतेला व्यवहार जब होता है छत्तीसगढ़ के साथ, तो क्यों जो जिस प्रकार से यहाँ के जो नेता हैं वो क्यों केंद्र की बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहां पर बैठे हुए हुक्मरानों से डरते क्यों हैं?
क्यों इतना भय है शाह और शहंशाह से कि उन्हें क्या लगता है कि अगर वो आवाज उठाएंगे छत्तीसगढ़ के हित को लेके तो उन्हें उनकी क्या राजनीति कल राजनीति की दुकान बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कोई खौफ है? तो बताएं जनता को कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता आकांक्षाएं सबसे है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के नेता क्यों इतना डरते हैं और हजारों करोड़ रुपए जो लंबित हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के सांसद मुंह नहीं खोलते। और मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा, अगर ये पैसा मिलता छत्तीसगढ़ को मिलता तो छत्तीसगढ़ राज्य के हित में ही होता। अब एक तरफ तो ये कहेंगे इनके प्रवक्ता आके कि आप कर्ज लेते हैं, उस पर आप डिबेट कराएंगे तो लगातार आके वो आपने इतना कर्ज लिया, आपने उतना कर्ज लिया। फिर जब इनके केंद्रीय मंत्री आएंगे तो वो कहेंगे आप किसानों की कर्ज माफी करते हो, आप दिवालिया हो जाओगे। तो लेकिन जिस प्रकार से कोई भी आके ये नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया, जो सौतेला व्यवहार किया जाता है वो उसे बंद करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की विकास की जिम्मेदारी सबकी है। हम 2,80,00,000 जनता की जब बात करते हैं उसमें भाजपा के भी जनप्रतिनिधि आते हैं, भाजपा के भी नेता आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सारे लोगों की बोलती बंद है, ये एक चिंता का विषय है। लोकतंत्र में कहीं से भी ये चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। अमित साहब बने रहिएगा हमारे साथ। चिमनानी जी का रुख करते हैं। अमित चिमनानी जी, अब ये बात थोड़ी सी आंकड़ों की होती है, खासतौर से वित्तीय प्रबंधन समझ लीजिए, या फिर वो व्यवस्था जिस पर राज्य भी अपनी भागीदारी रखता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र हमें पैसा नहीं दे रहा। फिर कुछ उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए, 11,000 करोड़ रुपए उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के पदस्थ होने के काट लिए। इसके साथ ही साथ सेंट्रल एक्साइज, जीएसटी, कोयले पर भी उन्होंने कहा है कि इतना पेनल्टी सरकार हमारे ऊपर लगाती है। यदि वो पैसा छत्तीसगढ़ को मिलता तो छत्तीसगढ़ के विकास में खर्च होता। जी चिमनानी जी। बहुत ही दुर्भाग्यजनक बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जी की पद की गरिमा को गिराने वाला बयान है। कभी भी कोई मुख्यमंत्री भ्रामक प्रचार नहीं करता है। आपकी जो मांगे हैं आप मांग सकते हैं, लेकिन आप एक गलत आंकड़ा प्रस्तुत करके अपनी असफलता अगर छुपाने का प्रयास करें तो निश्चित ही वो दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि पब्लिक तो आखिर सब जानती भी है और देर सवेर सच सामने आता है, क्योंकि झूठ कितना चलेगा। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया आज, कुछ दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में आंकड़े अलग थे, आज की बात में बात दूसरी आ गई। और आप देखिएगा कि सारे प्रवक्ता कांग्रेस के और नेता, कोई कहेगा 20,000 करोड़ लेना है, कोई कहेगा 25, कोई 30, कोई 35, मतलब अपनी मनमर्जी से मुंह में जो आ जाए वो आप कह दो, क्योंकि उसका तथ्य तो प्रस्तुत करना है नहीं, कह देना है। विवेक जी, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 20,000 करोड़ रुपए आपसे लेने हैं, तो बस हो जाएगा क्या इससे? मैं अभी अपने साथी प्रवक्ता से आग्रह करता हूं, प्रदेश की जनता आपके चैनल को देख रही है जी, जो आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 13,000 करोड़ रुपया एक्साइज का बचा है, मेरा आग्रह है उसके तथ्य प्रस्तुत करें। वो कौन सी एक्साइज ड्यूटी है जिसका 13,000 करोड़ रुपया बचा है? क्योंकि केंद्र का एक सिस्टम होता है कि जो भी करों का संग्रहण होता है वो वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वो 42% राज्यों को जाता ही है, उसका रुकने का कभी कोई प्रश्न नहीं आता। जी। तो पहले अमित जी जवाब दे दें, उसके बाद फिर मैं आपको सच बताऊंगा। जी, ठीक है। मैं अमित साहब से जवाब लूंगा। पीसी रथ जी का रुख करते हैं और फिर जो बात आपने कही है चिमनानी साहब उसको आगे बढ़ाएंगे। पीसी रथ जी, सर ये जो मसौदा कह लीजिए, मामला कह लीजिए, और निश्चित तौर पर सर इसको हम लोग बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। धान की बात कर लीजिए, बारदाने पर आ जाइए, ऐसा कोई विषय नहीं होता है जब केंद्र और राज्य का टकराव ना हुआ हो। जी पीसी रथ जी। जी निश्चित रूप से ये स्थिति इसके पहले रमन सिंह जी की सरकार जो 15 साल थी उसमें केंद्र में यूपीए 2 की सरकार रही, यूपीए 1 की सरकार रही, तब कभी भी इस तरह से बार बार राज्य और केंद्र का विवाद नहीं हुआ। ज्यादातर कोऑर्डिनेशन रहा और ज्यादातर जो है केंद्र ने राज्य के साथ कोई उस तरह से गड़बड़ी की हो या केंद्र का कोई विरोध झेलना पड़ा हो राज्य को और राज्य के मुख्यमंत्री ने शिकायत की, ऐसी स्थितियां नहीं आई थी। लेकिन इस बार ये लगातार आ रही हैं जब से मोदी जी की सरकार है और ये प्रदेश में भाजपा की सरकार हटी और कांग्रेस की बनी, तब से लगातार ये विरोध हो रहा है।
सबसे महत्वपूर्ण बात भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ परेशान नहीं होता था। इस बात में कितनी गंभीरता नजर आती है, क्योंकि उस चीज को बकायदा वो फैक्ट के आधार पर भी कई बार इस बयान को देते आए हैं। जी जी, इसमें तो सच्चाई प्रतीत होती है, क्योंकि जो यूपीए की सरकार थी वो उस तरह से किसी भी राज्य को परेशान कर रही हो वित्तीय मामलों में या संसाधनों को लेके, ऐसे उदाहरण नहीं स्मरण में आ रहे हैं कोई भी। और दूसरी बात ये कि जीएसटी का सिलसिला उसके बाद ही शुरू हुआ ना, दरअसल जीएसटी शुरुआत। पीसी राज साहब, वैसे ये जो बात है, तो क्या अभी वाकई में ये स्थिति मतलब इस तरह से क्लियर हो रही है कि सरकार किसी तरह से कुछ परेशानी में डाल रही है राज्य को कि चलिए हमारी तरफ फिर से तो आएंगे? जी नहीं, ये तो सही बात है कि अंतर विरोध तीखे हुए हैं और राज्य और केंद्र के संबंधों में खटास आई है, ये तो स्पष्ट है। पिछले कुछ सालों में जो है ये चीजें तेजी से बढ़ रही है और मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों की भी केंद्र के साथ टकराहट बढ़ी है। टैक्स के इशू पे दक्षिण के राज्यों का ये कहना है कि हम टैक्स ज्यादा देते हैं और वित्तीय आवंटन विकास के लिए हमको कम मिलता है, जबकि यूपी और बिहार जैसे राज्य, बड़े राज्य जो है वो टैक्स कम देते हैं लेकिन उनको जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से पैसा आवंटन ज्यादा मिलता है। ये एक विरोध लगातार बढ़ रहा है केंद्र और राज्यों का, और क्रिस्टल क्लियर स्थिति नहीं हो पा रही है उसको लेकर के ये। लेकिन सर पीसी रथ जी, बिल्कुल मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आमजन कह लीजिए, साथ ही साथ अगर व्यवसायी वर्ग को भी देख लें, क्योंकि उसना का भी हमने फैक्टर देखा था जब उसना चावल लेने से मना किया था, और ये तमाम चीजें राज्य को कितना मुसीबत में डालती हैं या परेशानी में डालती हैं, बिल्कुल एक छत्तीसगढ़िया के हिसाब से। सर इसमें बीजेपी कांग्रेस को अगर हम थोड़ा सा दूर कर दें तो इसमें बात वही है कि केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व केंद्र में राज्य के जो सांसद जाते हैं वो करते हैं, लेकिन विरोधी दल के सांसद होने के कारण संभवतः राज्य के सांसदों का प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ यहाँ की समस्याओं को लेकर के जो एक एकजुटता होनी चाहिए केंद्र में मुद्दे उठाने के मामले में, वो चीज नहीं देखने में आ रही है। और वो सांसदों का जो 9 सांसद बहुत होते हैं प्रदेश के प्रतिनिधित्व के लिए, लेकिन चूंकि वो प्रतिनिधित्व वाकई में उस तरह से केंद्र के बीच नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का उन मुद्दों को लेकर नाराज होना स्वाभाविक है और उनकी बात कहना स्वाभाविक है कि ये इस तरह से काम नहीं आ रहा है। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सांसद पूरे बदल दिए गए थे। पहले से जो सांसद हुआ करते थे उनके बदले भाजपा हाईकमान ने तय किया था कि हम बिल्कुल नए सांसद देंगे और हम जिताएंगे उनको करके। तो शायद ये कारण हो कि प्रदेश से, चूंकि वो बाहर से चुने गए नए तरह से पार्टी ने उन सांसदों का चयन किया था, प्रदेश समिति को भी शायद उसमें उस तरह से वो नहीं रखा गया था भरोसे में। तो इस कारण से वो सांसदों को चूंकि केंद्र ने चुना है और सांसद जितवाया है, इसलिए केंद्र अपने तरीके से उनसे काम ले रहा है और उसको लेकर के प्रदेश की जनता की प्रॉब्लम्स को लेकर वो सांसद उस तरह गंभीर नहीं है, ऐसा ये प्रतीत होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही। और निश्चित तौर पर इसीलिए मैंने सर ये 1-2 सवाल आपसे एक्स्ट्रा पूछे। अमित श्रीवास्तव जी का हम रुख करते हैं। श्रीवास्तव साहब, चिमनानी जी ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट शो किया जा रहा है वो मेल नहीं खाता, और कुछ सवाल भी उन्होंने किए थे। वो कह रहे थे कि इस फैक्ट का एक आप अगर प्रमाण दे दें, ये बात चिमनानी साहब कर रहे थे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है ये उसकी क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है, और छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ये जानती है और कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है। जब हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में हम जन जन का सहयोग भी ले रहे हैं, और 3 वर्ष पहले विवेक जी जब हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का हमने संकल्प लिया था और एक नए सफर की शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ के जनता के आशीर्वाद से, तो इसे कैसे गढ़ा जाए प्रदेश की जनता के हर वर्ग से हमने चर्चा की थी और उसके मन में क्या है, क्या समस्या है और बेहतर भविष्य के लिए हमने विचार विमर्श किया था। आज आप देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी कोई शक नहीं करना चाहिए। और मैंने जैसा कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 2 करोड़ 80 लाख लोग, उसमें भाजपा के जनप्रतिनिधि भी आते हैं, तो सिर्फ ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। और ये जिस प्रकार से आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अभी खैरागढ़ में कहा था 16 के हमारा विधायक बनेगा और 17 के 24 घंटे के अंदर हम जिला बना देंगे, और उन्होंने 2 घंटे में ही जिला बना दिया। देखिए दिक्कत कहाँ है, जैसे अभी पीसी रथ भैया ने कहा कि जिस प्रकार से ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, यूपीए के समय जब हमारी सरकार थी तो किसी भी राज्यों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था और उनके अधिकारों को उनके अधिकारों से और वंचित भी नहीं किया जाता था।
लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए हमारी सरकार आने के बाद जिस प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं और एक नई बहस जो चालू हुई छत्तीसगढ़ मॉडल को लेके, जो अभिनव पहल हमने की और लगातार चाहे वो राजीव गांधी न्याय योजना हो, उसके बाद केंद्र का उस पर अड़ंगा लगाना कि अगर आपने पूरा पैसा 2500 से धान खरीदी की तो हम आपका खरीदेंगे नहीं। लगातार 17,82,000 किसानों का जब हम 9,000 करोड़ रुपए माफ करते हैं तो अड़ंगा। उसके बाद लगातार 4 बार से हम धान खरीदी कर रहे हैं, उसमें कैसे अड़ंगा डाला जाए लगातार। उसके बाद आप देखिए हमने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, क्योंकि हमने कहा था तो हम उसे पूरा करेंगे, 19 लाख किसानों को लगभग 5,750 करोड़ रुपए हम उसके माध्यम से हमने उससे दिया है। और लगातार अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, चाहे बारदाने की बात हो, खाद की बात आप याद करिए, हमने मांग की 11.57, इन्होंने दिया 5.37। तो आप देखिए लगातार जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसे सारे राज्यों को एक चश्मे से देखना चाहिए, एक नजर से देखना चाहिए, लेकिन जो गैर भाजपाई प्रदेश है उसे प्रताड़ित किया जाता है। और जहां भाजपा अमित श्रीवास्तव जी, मैं तो यही जीएसटी वाले विषय पर ही जब डिबेट हम लोग कर रहे थे और मुख्यमंत्री साहब ने जो बात कही थी कि 5 साल उसको 10 साल कर दीजिए जीएसटी को, तो कई बार चर्चाएं ये भी हुई थी कि उत्तराखंड का लॉस हुआ और तमाम राज्यों का, लेकिन वो बोल नहीं पाए। जी देखिए, अपनी बातों को मुखरता से कहना यही एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है विवेक जी। और मेरा तो ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार, मैंने जैसा कहा 2,80,00,000 लोगों के हाथों से हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ना चाहते हैं और हमें संतोष है। देखिए, अगर केंद्र साथ नहीं दे रहा है तो हम इतना अच्छा कर रहे हैं, और अगर संकल्प के साथ हम अपने एक एक कार्यों को पूरा कर रहे हैं, और अगर केंद्र साथ दे दे तो 3 सालों में जो हमने पहल, प्रयास और उपलब्धियां इस प्रदेश में जन जन के सहयोग को जो मिली है, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि पहले गुजरात मॉडल की देश में बात होती थी, जो गुजरात मॉडल में क्या था आपने देखा है, और पूरी तरीके से जनता ने उसे नकार भी दिया था। लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होती है तो कहीं ना कहीं उस छत्तीसगढ़ मॉडल को कैसे डिरेल किया जाए उस पर पूरी केंद्र की सरकार लगती है। क्योंकि आप देखिए 15 साल जब इनकी सरकार थी, इन्होंने कभी भी राम का नाम यूज किया, राम के नाम पे चंदा लिया, राम के नाम पे वोट लिया और नोट लिया, लेकिन कभी उन्होंने राम पथ गमन नहीं बनाया। हम बना रहे हैं, कौशल्या माता का मंदिर राजधानी से लगा हुआ हम बना रहे हैं। और लगातार आप देखेंगे जिस प्रकार से इस प्रदेश का किसान समृद्ध खुशहाल हुआ है, यहाँ पर जो जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ और क्रियान्वयन लगातार हम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में छत्तीसगढ़ सरकार की चर्चा होती है और कांग्रेस की जो लोकप्रिय सरकार पिछले 3 सालों से काम कर रही है, यहाँ की जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, लगातार 4 उपचुनाव जो हमने जीते, कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो कैसे आप देखिए कि जब ये कहते हैं 60 लाख मैट्रिक टन हम धान लेंगे, और उसके बाद जब यहाँ के नेता दिल्ली जाते हैं उसके बाद वो 24 लाख मैट्रिक टन का लेटर आ जाता है, तो ऐसी क्या वजह है कि यहाँ के नेता वहाँ जाते हैं और क्या बोल के आते हैं कि जिस प्रकार से वहां से अंगा लगाने का प्रयास होता है, ये एक दुखद पहलू है। और छत्तीसगढ़ के विकास का मॉडल की जो चर्चा हो रही है और लोग जो कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है, उसे रोकने के लिए केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अमित चिमनानी जी, अगर हम कांग्रेस को सुने, सरकार को सुने, तो एलिगेशंस के बहुत लंबी लिस्ट है और तमाम आरोप कांग्रेस के सरकार के इस ओर हैं कि केंद्र उनको उस तरीके से कार्य नहीं करने दे रहा, बार बार अड़ंगा लगा रहा है। विवेक जी, आपको आवाज आ रही होगी मेरी? जी सर, बोलिए। आपने 10 मिनट उनको अवसर दिया है, मुझे 9 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट काट लीजिएगा, ठीक है? अभी अमित जी से मैंने जो प्रश्न पूछा था 13,000 करोड़ रुपए की एक्साइज का, उसका मिल गया आपको जवाब? कहाँ खैरागढ़ चले गए, कहाँ गुजरात चले गए, किसानों पे चले गए, मोदी जी पे चले गए? जो प्रश्न पूछा, आज डिबेट किस पे है? इस पे है कि केंद्र के पास राशि कितनी लंबित है, तो उस पे जनता को बताना चाहिए। फिर तो वो अपना मिक्स कर गए सब्जेक्ट, क्योंकि जानकारी है नहीं, और जानकारी अमित जी को नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ा गलत है, तो इसका स्पष्टीकरण स्वयं मुख्यमंत्री भी नहीं दे सकते। और मैं, हमारे साथ सम्मानीय पत्रकार बैठे हुए हैं पीसी रथ जी, मैं उनके संज्ञान में भी लाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो कह दें वो पत्थर की लकीर है और वो सच है, ऐसा
ऐसा कभी किसी पत्रकार को नहीं मानना चाहिए। आज मैं जब पूछ रहा हूं कि जो पैसा राज्य सरकार मांग रहा है केंद्र से, उसका तथ्य क्या है, वो तथ्य जब तक केंद्र राज्य सरकार नहीं देगी तो क्यों हम माने और हम ये कहें कि भूपेश जी सही है और केंद्र गलत है। ये सर्टिफिकेट अभी कैसे जारी कर रहे हैं आप लोग कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो सही है। मैं चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 13,000 करोड़ रुपए का दावा कांग्रेस पार्टी का फर्जी है, झूठा है, गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी की चुनौती स्वीकार करें और साबित करें। मैं तो फिर पूछता हूं, फिर अमित जी जवाब नहीं देंगे, इनके कितने सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में? है ना, हमारे 9 हैं तो इनके 2-4 तो हैं ही हैं, अभी ये और बनाने वाले हैं। तो इनके राज्यसभा सांसदों ने, लोकसभा के सांसदों ने कभी इस विषय को लोकसभा या राज्यसभा में उठाया? कभी भी नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि आंकड़ा ही झूठा है, वहां झूठ नहीं बोल सकते। इस प्रश्न का तो जवाब मांगना चाहिए आप लोगों को। और अब मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको। जी बोलिए। पहली सरकार है छत्तीसगढ़ की सरकार जिसको केंद्र भरपेट पैसा दे रहा है, भरपेट। धन्यवाद देने की बजाय मोदी जी को, मोदी जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना, मैं तो कहता हूं नैतिकता के आधार पर ये महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है जो झूठ बोलती है। अब तो आप पूछिए अमित जी चिमनानी से, साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो जितने भी एलिगेशंस हैं, चाहे वो धान पर हो, चाहे जीएसटी पर हो, चाहे जो भी कर उन्होंने बताए हैं भूपेश बघेल जी ने, वो सारे गलत हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो तथ्य दे रहा हूँ विवेक जी, एक एक बताइए। चीज का जवाब दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, अपनी बात पर कायम हूँ। मैं घूम नहीं रहा हूँ गोल गोल, खैरागढ़ नहीं चले जा रहा हूँ मैं डिबेट के बीच में। अब मैं तथ्य दे रहा हूँ, आपकी अनुमति हो तो। जी बोलिए बोलिए। 19-20 में 34,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महालेखाकार की रिपोर्ट आप लोग पढ़िए और कांग्रेस पार्टी भी पढ़े जी। जो राज्य की कुल आय है उसका 53% हिस्सा केंद्र ने दिया है। ठीक है, तो फिर तो महालेखाकार की रिपोर्ट झूठ बोल रही है। तो इनको आप पूछिए ना, झूठ क्यों बोलते हैं? चलिए, आपने तुरंत सवाल किया है। अमित श्रीवास्तव जी, आप जवाब दे सकते हैं सर। देखिए, मैंने कहा ना, ये अभी कह रहे थे चैलेंज करते हैं। हमारे मंत्री ने भी चैलेंज किया था इनके पूर्व मंत्रियों को और इनके विधानसभा जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा था खैरागढ़ चुनाव हम जीत रहे हैं, अगर हार जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और अगर इनके मंत्री, हम तो जीत गए, तो क्या इनकी हिम्मत है कि अपने पूर्व कद्दावर मंत्री से इस्तीफा ले, जो वर्तमान में विधायक हैं, या अपने नेता प्रतिपक्ष से ये इस्तीफा ले? तो देखिए, चैलेंज करना टीवी पे आके, और कहते हैं ना कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और भाजपा के चैनल प्रवक्ताओं को चैनल में आके मातम भी मनाना है। तो जिस प्रकार से ये प्रश्न उठा रहे हैं, ये प्रश्न जो आज आपके चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार होता है तो आपके चैनल के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से ये अपनी केंद्र में बैठी हुई सरकार से जो प्रश्न नहीं करते, वो तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा दिया है केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को। जी, वो तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा मिला है छत्तीसगढ़ को। देखिए, मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से लोग कहते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएगा, वैसे ही इनके प्रवक्ता कहते हैं। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इनके प्रवक्ता कहते हैं। उन्होंने कहा था नोटबंदी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया क्या? 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए साहब इनके कार्यकाल में, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। और जिस प्रकार से एक तरफ ये कहते हैं कोविड काल में पैसा नहीं है, और जिस प्रकार से अब 12,500 करोड़ से ज्यादा समय बहुत कम है सर, को पैसा माफ करते हैं। पीसी रथ साहब से भी करनी में फर्क है विवेक जी। जी बिल्कुल संक्षिप्त, जी एकदम संक्षिप्त में अपनी बात कहिएगा श्रीवास्तव जी, फिर चिमनानी साहब के पास जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ये ज्यादा बेहतर ये होता कि जो मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न उठाया है उसको केंद्र में जो इनके सरकार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि वहां पर उठाते, मुख्यमंत्री जो पत्र लिखते हैं उसमें जाके फॉलो अप लेते कि हमारे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार मत करिए, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय करिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, चिमनानी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि मैंने क्या पूछा था, मुझे तो एक भी जवाब नहीं मिला। तो आप सोचिए, जिनके पास जवाब नहीं है उनकी बातें सच कैसे होंगी विवेक जी? और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये दावे झूठे हैं और इस प्रकार की बात न करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को। इस बार के विधानसभा के बजट में भी केंद्र सरकार से जो मिलने वाली राशि है वो राज्य की आय से ज्यादा है, और वो बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है, हमने नहीं किया है। तो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ जाएं प्रवक्ता और कहें मुख्यमंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया पीसी रथ साहब आपकी, फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी,
दरअसल दोनों सरकारें जो है केंद्र में और राज्य की कांग्रेस सरकार जो है वो तो दोनों विरोधी दल है ना, तो एक दूसरे की बातों को विरोध करना तो उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। खाद सब्सिडी को लेकर के जो कटौती हुई थी उसको लेकर के तो कांग्रेस का दावा अब तक के जो भाजपा ने गलत साबित तो किया नहीं। भाजपा ने माना कि भाई जो मांगा था कांग्रेस ने उससे कम आवंटन इन्होंने किया करके। तो ये एक एक मुद्दे को आप अगर उठाते जाएं, जीएसटी का या किसी भी तरह से जो बकाया राशि है उसकी बात अगर अपन करते हैं तो जो राशि जिस समय तक के जो बयान दिया गया उस समय तक वो बकाया होगा, आगे चल के दूसरे मंथ का भी बकाया जुड़ जाएगा और वो राशि बदल जाएगी। ये स्थितियां लगातार रहेंगी क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए राज्य के स्तर पर नेताओं बहुत अच्छी बात आपने कही सर, कोऑर्डिनेशन होना बिल्कुल बहुत जरूरी है। समय बहुत कम है सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो बात पीसी रथ जी ने कही कि कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर अगर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन राज्य और केंद्र का होगा तो इस तरह की समस्याओं से निजात भी मिल सकती है। एनडी स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।